Hello students, how are you? I hope you all are well, and I welcome you on this beautiful platform Krishna classes. Today we will discuss 20 questions related to English language. Okay, now first question is, identify the meaning of the idiom bump into. Clear? क्या है क्वेश्चन में? इडियम फ्रेज पूछा गया है बच्चे, बम्प इनटू। बम्प इनटू का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, जो ये बम्प है इसका मीनिंग होता है टक्कर मारना, ठीक है। यानी बम्प इनटू का क्या मीनिंग है, क्या समझते हो आप इसे? देखो पहले भी बहुत बार हमें डिस्कस कर चुकी कि जो ये इडियम फ्रेज है, जो ये 2-3 वर्ड दिए होते हैं, एक फ्रेज दिया होता है, उसका मीनिंग उसके अंदर ही इंक्लूड होगा यदि आप ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे क्या है? बम्प इनटू। बम्प इनटू का मतलब बम्प मैंने टक्कर मारा। टक्कर मारने का क्या मतलब है भी? अचानक से किसी को मिलना, यानी टू मीट समबडी बाय चांस, समवन बाय चांस। भाई बाय चांस किसी व्यक्ति से मिलना क्या होगा? बम्प इनटू। बम्प को याद रखेंगे, टक्कर मारना मीन्स अचानक से कोई बंदा मिल जाना। तो बाय चांस टू मीट समवन, भाई अचानक से कोई बंदा मिलेगा तो उसे कहेंगे बम्प इनटू। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The sentence has an incorrect phrase which is shown in bold and underlined. Select the option that is correct phrase to be replaced so that the statement is grammatically. The person to who Reshma sell her house is an English professor. Okay, देखो बच्चे, ये एक सेंटेंस दिया है, द पर्सन टू हु रेशमा सेल हर हाउस इज एन इंग्लिश प्रोफेसर। अब इस सेंटेंस को ठीक करना है, इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है तो आप देखेंगे। देखो एक बार इसको, सेंटेंस को आप लिख रहे हैं, क्या है यहाँ पे? द पर्सन टू हु रेशमा सेल हर हाउस is an English professor। ठीक है, क्या सेंटेंस दे रखा है बच्चों यहाँ पे? द पर्सन टू हु रेशमा सेल हर हाउस इज एन इंग्लिश प्रोफेसर। ठीक है, अब एक बार देखो, हमें ये सेंटेंस करने से पहले एक चीज का और पता होना चाहिए। क्या? एक हु होता है, एक हुम होता है, ठीक है। एक हु होगा, एक हुम होगा। हु का यूज करते हैं आप सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए? सब्जेक्ट का। और हुम का यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, ठीक है। हु का यूज होगा सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए और हुम का यूज होगा ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, ठीक है। यानी किसको? ये तो रहा हु और हुम का वो कॉन्सेप्ट जो आपको ये पता होना चाहिए। भाई सब्जेक्ट का पता लगाना हो तो क्या आएगा? हु आएगा। ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो क्या आएगा? हुम आएगा। लेकिन यदि एक बार इसका मीनिंग क्लियर करते हैं, द पर्सन व्यक्ति, टू हु रेशमा सेल हर हाउस, जिसको रेशमा ने अपना घर बेचा, वो एक इंग्लिश प्रोफेसर है। जिसको, यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसको से जिसका आंसर आएगा, है ना भाई। क्या और किसको लगाने से जो आंसर आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो द पर्सन टू हु रेशमा सेल, यहाँ पे तो क्या है? सेंस क्या बताती है भी? द पर्सन टू हु, भी जिसको रेशमा ने अपना घर भेजा, यानी किसको? जिसको। इसका मतलब यहाँ पे हु तो नहीं आएगा, क्या आएगा? हुम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि ऑप्शन की बात करें तो हुम सिर्फ किस में है? सी ऑप्शन में है। क्लियर? अब देखो मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा आप सबके लिए ये चीज, ठीक है। यहाँ पे जो हु और हुम आया है वो किसका काम कर रहा है बच्चे? रिलेटिव प्रोनाउन का। किसका काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। यहाँ पे जो हुम और हु आया है वो किसका काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का। एक बात याद रखेंगे,
हम कैसे पता लगाएंगे भी यहाँ पे हु आएगा या हुम आएगा? अब हिंदी बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर ठीक है, भी जिसको आया, जिसको आ गया तो जिसको का मतलब क्या है भाई, जो आ गया तो हु लगता है, जिसको आ गया तो हुम लगता है, ठीक है। लेकिन ये पुराना स्टाइल है बच्चे। अब नई चीज क्या है, देखो हु और हुम का पता कैसे लगाते हैं आप? देखो कितना ही बड़ा सेंटेंस दे रखा हो, हम सिर्फ दो चीज चेक करेंगे भाई, सेंटेंस में कितने तो सब्जेक्ट हैं और कितनी वर्ब है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर नहीं है तो हमेशा हु आएगा, और यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर है तो हमेशा हुम आएगा। ये चीज याद रखेंगे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? हमें रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करना है या हुम का यूज करना है, कैसे पता करेंगे हम ये देखेंगे सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं और कितनी वर्ब है। इफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्ब देन वी यूज हुम, इफ सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू वर्ब देन वी यूज हु। क्लियर? अब अपने सेंटेंस पे आ जाओ। देखो क्या था, द पर्सन, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद रेशमा, ये भी सब्जेक्ट है, शैल वर्ब है, ठीक है, और इज भी क्या है, वर्ब है। अब सब्जेक्ट कितने हैं? दो। वर्ब भी कितनी है? एक तो सेल है बच्चे, एक इज है। वर्ब भी कितनी है? दो। सब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्ब तो क्या आया बच्चे? हुम का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हुम आया है। क्लियर? जैसे हुम का एक एग्जांपल, इजी सा एग्जांपल देखते हैं आप, इससे भी इजी। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ सन, आई लव वेरी मच, ठीक है। मैंने लिखा आई हैव अ सन, आई लव वेरी मच। अब ये बताओ मेरे को हु आएगा या हुम आएगा? जल्दी से देखो, देखो क्या आएगा बच्चे। यहाँ पे मैंने देखा आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। हैव भी क्या है? वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। लव क्या है? वर्ब है। हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही चेक करेंगे। मैंने देखा सब्जेक्ट दो हैं, वर्ब भी दो है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हुम आएगा। इसको आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कभी गलती नहीं करेंगे बच्चे, यदि रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम का कॉन्सेप्ट है तो फटाफट हम सब्जेक्ट और वर्ब चेक करके देख लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। यदि बराबर है तो हुम लगा देंगे और बराबर नहीं है तो क्या लगा देंगे? हु लगा देंगे। गॉट माई पॉइंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी इसका आंसर क्या रहेगा बच्चे? हुम, रेशमा, सोल्ड, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस है बच्चे, एक सेंटेंस में क्या है? एक सेंटेंस ठीक है, बाकी 3 गलत है, ठीक है। ये बताना कहाँ पे गलती है। फर्स्ट क्या है? द हीलियम फिल्ड बलून रोज इन द एयर। सेकंड है द हीलियम फिल्ड बलून रोज इनटू द एयर। थर्ड है द हीलियम फिल्ड बलून रोज अबव द एयर। The helium filled balloon rose on top of the air. First of all, यदि मैं थोड़ा सा इसको ऑप्शन के हिसाब से लेके चलूँ तो थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही गलत है। कोई भी चीज़ अबव द एयर नहीं होती, हवा से ऊपर नहीं होती, ठीक है। और द हीलियम फिल्ड बलून रोज ऑन द टॉप ऑफ द एयर, ये भी नहीं आता। रोज के साथ या तो इन आएगा या इनटू आएगा, ठीक है। रोज वर्ब के साथ या तो इन आएगा या इनटू आएगा। अब मैंने देखा रोज के साथ इन और इनटू है। अब हम सबको पता है बच्चे, इन का मतलब होता है कोई चीज स्थिर है, जो चीज मूविंग नहीं है, और इनटू का मतलब होता है मूविंग, है ना। मतलब जो चीज हिलती डुलती है। अब मैं ये बोल दूँ भाई कुत्ते ने नदी में छलांग लगाई है तो जंप इनटू द रिवर, यानी थोड़ा सा यदि आप सेंस क्लियर करें तो क्या है बच्चे, यहाँ पे जो हीलियम फिल्ड बलून है, एक गुब्बारा है, वो हवा में है,
तो सीधी सी बात है हिले डुलेगा, यानी चीज मूविंग है, मूविंग है तो हम क्या लगाएंगे, रोज इनटू द एयर। क्लियर। इनका मतलब क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, लेकिन आप बलून को क्या करेंगे, उड़ाएंगे। उड़ाएंगे मीन्स चीज क्या है, मूविंग है, और मूविंग के लिए क्या लगाते हैं हम, इनटू का यूज करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, इज द सिनोनिम ऑफ कैपेबल। ठीक है, देखो बच्चों, हम प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस कर रहे हैं, तो है ना, आप बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। यदि बाई चांस आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, ये इन फ्यूचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे बच्चे। ठीक है, तो जो कोई भी डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, इंग्लिश में, हिंदी में, कृष्णा क्लास स्ट्रीम ने हर एक सब्जेक्ट वाइज ये डाल रखे हैं प्रीवियस पेपर क्वेश्चन, तो आप उनको पढ़ेंगे, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्लियर। और उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, बहुत इजी मेथड अपना रहे हैं आप इसको क्लियर करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, अब देखो, इज द सिनोनिम ऑफ कैपेबल। देखो कैपेबल, कैपेबल का हिंदी में मीनिंग है बच्चे सक्षम। क्या है, सक्षम। कैपेबल का हिंदी में मीनिंग क्या होगा, सक्षम। ठीक है, लेकिन यदि आप इसके सिनोनिम की बात करें तो कॉम्पिटेंट भी क्या होता है, कैपेबल। ठीक है, प्रोफिशिएंट भी क्या होगा, निपुण, कैपेबल। ठीक है, और एबल योग्य, सक्षम। ठीक है, इफेक्टिव, तो ये सारे इसके क्या है बच्चे, सिनोनिम है। और यहाँ पे भी क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है ना, कैपेबल का समानार्थी, सेम मीनिंग, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, कॉम्पिटेंट रहेगा। क्लियर। प्राउड मैंने गर्व, इनएप्ट, इनएप्ट अनिपुण, अयोग्य, जो चतुर नहीं है। ठीक है, अनट्रेंड, अप्रशिक्षित। तो यहाँ पे मैंने आपको चारों के मीनिंग बताए, लेकिन अपना आंसर क्या है बच्चे, सी है, कॉम्पिटेंट, सक्षम। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम इन द सेम बोट। फिर वही इडियम फ्रेज है। इडियम फ्रेज तो बहुत इजी होता है बच्चे, है ना। इन द सेम बोट, एक बोट है, 10-15 बंदे हैं, इन द सेम बोट, सेम बोट में है। इसका क्या मतलब है, उनकी चीजें सेम है। बी इन द सेम पोजिशन, बी इन द सेम पोजिशन, कि वो सारे सेम पोजिशन के अंदर हैं। ठीक है भाई, टीचर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, तो इसी से रिलेट हो गया ना, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का क्या मीनिंग है, एक तरह की नाव में, मतलब क्या है, बी इन द सेम पोजिशन। सेम पोजीशन में जो बंदे होते हैं उनको क्या कहते हैं, बी इन द, एक ही तरह की नाव हाँकना, भी एक ही प्रोफेशन में या किसी भी पोजीशन में होना, तो बी इन द सेम बोट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, ये एलडीसी में आया है। 4 क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें गड़बड़ नहीं है, करेक्ट सेंटेंस छांटना है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन पे देखो। अब मैं आपको हर एक ऑप्शन के बारे में बताती हूँ। ठीक है, पहले में क्या है, इन द ओल्ड एज मैनी चिल्ड्रंस डिड नॉट गो टू स्कूल। अब ओल्ड डेज की बात है तो डिड नॉट गो तो ठीक है, पास्ट फॉर्म आई है। ओल्ड डेज पुराने दिन, मतलब क्या है, वो बच्चे अपने पास्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, पास्ट के बारे में बताएगा तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, तो यहाँ पे डिड नॉट गो ठीक है, डिड नॉट गो टू स्कूल ठीक है। अब मैंने देखा मैनी चिल्ड्रंस, नहीं बच्चे, जो ये चिल्ड्रन है ना, CHILDREN, ये खुद ही प्लूरल है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस पोजेसिव केस का यूज नहीं होगा, यानी ये गलत है। डन। नेक्स्ट देखो, इन द ओल्ड एज मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू अ स्कूल। अब यहाँ पे ये मैनी है बच्चे, मिस प्रिंट हो गया, मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू अ स्कूल। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में ए का यूज नहीं होगा, क्यों, अब ध्यान से सुनो। यदि
यदि किसी भी सेंटेंस में स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, यूनिवर्सिटी, जेल, मार्केट, चर्च, यदि किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आए हैं और इनका यूज यदि प्राइमरी पर्पज के लिए है तो नो आर्टिकल, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और यदि सेकेंडरी पर्पज है तो क्या आएगा, द आएगा। और यदि इनका यूज बिल्डिंग के रेफरेंस में हुआ है तो ए लगता है, ए या एन। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्या बोला मैंने, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, यूनिवर्सिटी का यूज प्राइमरी पर्पज के लिए। प्राइमरी पर्पज का क्या मीनिंग होगा बच्चे, अब बच्चों का स्कूल जाने का प्राइमरी पर्पज स्टडी करना है तो वो क्या है, प्राइमरी पर्पज है। ठीक है, अब मैं मार्केट जा रही हूँ, मेरा मार्केट जाने का प्राइमरी पर्पज क्या है, शॉपिंग करना। यदि मैं मार्केट में अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ तो वो क्या रहेगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। तो यदि प्राइमरी पर्पज है तो आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब यहाँ पे क्या है, वे पुराने दिनों में मैनी चिल्ड्रन, जो बच्चे वो स्कूल नहीं जाते थे, यहाँ पे पढ़ने बच्चे की बात है तो प्राइमरी पर्पज है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यानी बी भी गलत। थर्ड पे चलो, थर्ड में क्या बताया इन्होंने, देखो, इन द ओल्ड एज मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। ओल्ड एज है, सेकंड फॉर्म भी है, स्कूल भी है, ये ठीक है बच्चे। इन द ओल्ड डेज भी पुराने दिनों में मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल में नहीं जाते थे। ठीक है, इन द ओल्ड डेज मैनी चिल्ड्रन डजंट, ये डज आ गया तो डज नहीं आएगा क्योंकि क्या है, रेफरेंस पास्ट का रेफरेंस है। क्लियर, तो मैंने आपको चार ऑप्शन में क्या गड़बड़ हो सकती थी, क्या हुई है, वो सारी चीज डिस्कस की है। तो ऑप्शन अपना पेपर के हिसाब से कौन सा, सी फिल करके आएंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाइड द मीनिंग ऑफ द इडियम सीइंग आई टू आई। अब देखो सेम हेयर बच्चे, सीइंग आई टू आई क्या है, आंखों में आंखें डाल के देखना। क्या मतलब है इस बात का, सहमत होना। ठीक है भाई, आई कांटेक्ट करके बातें करें, बा उससे सहमत है तभी कर रहे हैं। यदि अपने को उसकी बात पसंद नहीं आएगी तो आप सीइंग आई टू आई नहीं होगा, है ना। सीइंग आई टू आई का क्या मतलब है, आंखों में आंखें डालना, देखना, मतलब किसी बंदे से एग्री करना, यानी एग्रीइंग विद समबडी। ठीक है, ट्रीटिंग समवन विद रिस्पेक्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पेइंग क्लोज अटेंशन टू समथिंग समवन, अब यहाँ पे तो वो बोल दिया भाई किसी चीज या किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के साथ क्लोज अटेंशन होना, ध्यान देना, नहीं। आइडेंटिफाई अ माइनर मिस्टेक, माइनर मिस्टेक करना, नहीं बच्चे, इसमें आएगा एग्रीइंग विद समबडी। आंखों में आंखें डालने का मतलब होता है किसी बंदे से सहमत होना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मीनिंगफुल होना चाहिए बच्चे। अब फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है, लास्ट नाइट व्हाइल स्लीपिंग आई अ ब्यूटीफुल ड्रीम दैट माय डॉग हैड गिवन बर्थ पपीज। ओके, लास्ट नाइट, पिछली रात। किसी भी सेंटेंस में लास्ट, यस्टरडे, एगो आ जाए तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट स्ट्रक्चर को दिखाता है। ठीक है, वैसे सिंपल पास्ट टेंस का क्या मतलब होता है, रूटीन एक्शन से हट के जब भी कोई काम होगा वो क्या होता है, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट नाइट व्हाइल स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था तो मेरे को क्या ड्रीम आया कि मेरे कुत्ते ने एक छोटे से पप्पी को जन्म दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, ऐसे ही हैज, हैड, हैड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, लास्ट आया है सेकंड फॉर्म यानी हैड, तो हैड कौन से ऑप्शन में है बच्चे, बी में। आई हर्ड अ ब्यूटीफुल ड्रीम दैट माई डॉग हैड गिवन बर्थ पपीज। क्लियर, किसी भी सेंटेंस में लास्ट, यस्टरडे, एगो आ जाए तो वहां पे हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है,
तो वो चीज हम देखेंगे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में दे रखे ना, आई स्टार्टिंग में आया, आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रीम, आई हैड, मेरे को ब्यूटीफुल ड्रीम आया, तो सिंपल स्ट्रक्चर है, तो डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिवाइन? ओके, डिवाइन का हिंदी में मीनिंग होता है दिव्य, दैविक। हेवनली, ये भी दिव्य है। देखो मैं लिख ही देती हूँ बच्चे यहाँ पे, डिवाइन, डिवाइन मतलब दिव्य, तो इसके सिनोनिम होंगे हेवनली, स्पिरिचुअल, डिलाइटफुल। ठीक है, स्पिरिचुअल, डिलाइटफुल, तो इसके सारे सिनोनिम्स है। पेपर में क्या पूछा हुआ है? एंटोनिम पूछा हुआ है इसका, तो एंटोनिम क्या होगा? हेल, हेलिस, नारकीय, नरक संबंधी, नारकीय बोल सकते हैं। ये दिव्य है, गॉड से रिलेटेड, नारकीय, हेलिश। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिवाइन? हेलिश। उल्टा इसका क्या होगा? हेलिश होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द इडियम अ चेंज ऑफ हार्ट मीन्स, अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज ऑफ हार्ट का क्या मतलब है? देखो मीनिंग छिपा हुआ है, चेंज ऑफ हार्ट, दिल का बदल जाना। दिल का बदल जाना क्या मतलब है? अब कोई बंदा है, हमें लगा कि उसने कोई गलत काम किया है, ठीक है, लेकिन यदि वो अपनी बात को हमारे सामने रखता है और हमें ये लगता भी उसने जो गलत काम किया है उसके पीछे कोई रीजन था, तो हमारा क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा। भी उस आदमी के बारे में जो हमने ओपिनियन बनाया था वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, मीनिंग है ना इसी के अंदर, ए चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट का क्या मतलब है? दिल बदल जाना, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में ओपिनियन चेंज हो जाना, उसे क्या कहेंगे? अ चेंज ऑफ हार्ट। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब यहाँ पे 4 सेंटेंस है, एक सेंटेंस में एरर है, 3 सेंटेंस में एरर है और एक ठीक है। हम ये देखेंगे कौन सा सेंटेंस ठीक है। ओके, एक बार फर्स्ट ऑप्शन देखो, ही गैदर्ड द करेज टू स्पीक अगेंस्ट हिज फादर। सेकंड है, ही गैदर्स द करेज स्पीक अगेंस्ट हिज फादर। थर्ड है, ही गैदरिंग द करेज टू स्पीक अगेंस्ट हिज फादर। एंड फोर्थ है, ही विल हैव गैदर द करेज टू स्पीक अगेंस्ट हिज फादर। यदि आप ऑप्शन पे चले तो एक बार फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। क्या है? He gathered the courage to speak against his father। अब यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट है हमारा। कैसे करेक्ट है? देखो, अब he gathered the courage to speak against his father, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे to speak है, सेकंड ऑप्शन में speak है, थर्ड में भी to speak है, यहाँ पे to speak, यहाँ पे ये वर्ब गलत है, यहाँ पे इजमार के साथ नहीं दिया। तो यदि आप फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करें ये ठीक कैसे है, तो एक चीज़ देखो, हम इंग्लिश में टू इन्फिनेटिव पढ़ते हैं। इन्फिनेटिव में जो वर्ब है, वर्ब का पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब का टू इन्फिनेटिव। तो टू इन्फिनेटिव का यूज कहाँ पे होगा? देखो, 2 एक्शन होते हैं, मतलब 2 वर्ब दी मिली होगी आपको, ठीक है, 2 वर्ब्स दी होगी, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। यदि फाइनाइट वर्ब पहले होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब बाद में होगी, तो जो बाद वाली वर्ब है उसके लिए 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। कैसे? यदि मैं ये बोलूं, इसका मीनिंग क्या है भाई? उसने साहस जुटाया अपने फादर के विरुद्ध बोलने का। अब शायद, अब ये बताओ, क्या वो फादर के सामने पहले बोला है या वो जो करेज है उसको पहले वो जुटाया है? शायद उसने पहले करेज जुटाया होगा, साहस, हिम्मत की होगी अपने फादर के आगे बोलने की। तो पहले काम क्या हुआ है? हिम्मत इकट्ठी करने का।
और बाद में क्या हुआ है, बोलने का। तो जो बाद में एक्शन होगा, बाद में एक्शन के लिए जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इसलिए अपना कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। ये टू इसलिए बीच में आया है क्योंकि जो बाद में एक्शन होगा उसके लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डन। लकी, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है बच्चे, एक ऑप्शन ठीक है बाकी गलत है, हम एक एक को लेके चलते हैं। लकीली ओनली अ पर्सन वॉज इंजर्ड। अब देखो यहाँ पे ए आया है, जो ए और एन आर्टिकल है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ए और एन क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। ए और एन का क्या होते हैं बच्चे, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। अब देखो लकीली ओनली अ पर्सन, अब ये क्या कहता है, भाग्य से एक आदमी वो सिर्फ एक ही आदमी इंजर्ड हुआ, शायद कोई नॉन चीज की बात हो रही है ना भाई, क्या है भी एक ही आदमी इंजर्ड हुआ है, वो बता रहा है सौभाग्य से, मतलब कोई बंदे थे वो नॉन ही रहे होंगे, तभी अब मेरा कोई नॉन है तभी तो मैं बोलूंगी एक आदमी बच गया सौभाग्य से। अब किसी के बारे में पता है तभी अपन लकीली लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोमा आएगा, ठीक है, और ए पर्सन नहीं आएगा, ये गलत हो गया क्योंकि जो बंदा है वो नॉन है, ठीक है, और काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो, अभी एक ही आदमी को बचाया गया है, तो यहाँ पे लक्की वन पर्सन लकीली आएगा। लकीली ओनली वन पर्सन, ये ठीक है भाई, लकीली ओनली वन पर्सन, केवल एक ही आदमी वॉज इंजर्ड, वो क्या हुआ था, इंजर्ड हुआ था, सिर्फ एक ही आदमी। अब यहाँ पे कोमा भी है, पंचुएशन भी ठीक आई है, ओनली वन पर्सन, केवल एक ही आदमी। अब यहाँ पे ये काउंटेबल, मतलब यहाँ पे बंदा इंडेफिनेट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बंदा काउंटेबल चीज की बात कर रहा है, भाई एक आदमी, तो मैं ए पर्सन नहीं लिखूंगी, वन पर्सन लिखूंगी। यहाँ पे किस तरह यूज हुआ है, काउंटेबल की तरह यूज हुआ है, क्लियर। तो ये ठीक है, इसमें ओनली ए वन पर्सन, ये गलत होगा, तो गिवन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्लियर बच्चे, यहाँ पे क्या है, ए पर्सन का मतलब इंडेफिनेट चीज है, बट यहाँ पे हम काउंटेबल नाउन की तरह यूज करें, भाई एक ही आदमी क्या हुआ था, इंजर्ड हुआ था, तो यहाँ पे ओनली वन पर्सन वॉज इंजर्ड। डन। नेक्स्ट देखो, इज द सिनोनिम ऑफ जियांट, इसको आप बोलेंगे जायंट, क्या बोलेंगे, जायंट। जायंट का मतलब है दानव, बड़ा, ठीक है। जायंट का मतलब क्या है, दानव है, बड़ा है, ठीक है। अब इसका ह्यूज, बड़ा, एनॉर्मस, बड़ा, मैसिव, बड़ा, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स रहेंगे। तो इसमें आंसर क्या हो गया, ए हो गया। हार्ड मैंने कठोर, ग्रेट महान, हॉट गरम, तो यहाँ पे जायंट का मतलब क्या है, ह्यूज, एनॉर्मस, मैसिव, बड़ा, यानी पहला आ गया ह्यूज। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाइड द इडियम टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस, ठीक है। तो टू डाई इन हार्नेस का क्या मतलब है, देखो डाई मैंने मरना, इन हार्नेस का मतलब है सर्विस के ड्यूरिंग मरना, सर्विस करते करते मरना। टू डाई वाहिल ऑन ड्यूटी, टू डाई मर जाना, जब कोई ड्यूटी पे है उस टाइम पे मरेगा तो उसे क्या कहेंगे, टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी, डाई इन हार्नेस। इडियम फ्रेज का मीनिंग बच्चे जो वर्ड्स फ्रेज गिवन है उसी के अंदर ही इंक्लूड होता है। यदि थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना, चाहे आपने ना पढ़ रखी हो फिर भी आप बता सकते भी इसका ये आंसर है, ठीक है। मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ। देखो HSSC के अंदर भी वो कैब पूछ रहे हैं, ठीक है, तो यदि आप करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी, टू डाई इन हार्नेस। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट देखो, when you come across someone interesting you may fall in blank। when you come across मिलना, अचानक मुलाकात होना। when you come across someone interesting, यदि तुम किसी ऐसे बंदे के साथ अचानक मिलते हो जो इंटरेस्टिंग है,
जो तुम्हें अच्छा लगता है, यू मे फॉल इन, तो तुम क्या हो सकते हो, यू मे फॉल इन लव, है ना। रोड, ट्रैप जाल, हेटर्ड नफरत करना, ठीक है, ट्रैप मैंने जाल, तो ये तो जायज सी बात है। when you come across someone interesting you may fall in love, ठीक है, तो ये आप समझते हो अच्छे से बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, करेक्ट सेंटेंस छांटना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज देखो, एक वर्ब है शेक, शुक, शेकन, ठीक है। शेक का मतलब हिलना डुलना या फिर डर जो होता है, डर से कांपना, ठीक है, उससे रिलेट करेंगे। अब ऑप्शन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब, ठीक है। सी वो सो स्केयर्ड ऑन सीइंग द लायन दैट शी शुक्ड लाइक अ, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्ड कोई वर्ब नहीं है, शुक है, गलत हो गया, पास्ट में है, ठीक है। सी वो सो स्केयर्ड ऑन सीइंग द लायन दैट सी शुक लाइक अ लीफ, यहाँ पे वर्ब तो ठीक है। एक बार आगे ऑप्शन देखते हैं, सी वॉज सो स्केयर्ड ऑन सीइंग द लायन दैट सी शेक्ड, शेक्ड भी नहीं होता बच्चे, सेकंड फॉर्म ये है। सी वॉज सो स्केयर्ड ऑन सीइंग द लायन दैट सी शेकिंग, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चे, बी ठीक है। अब जिस बच्चे को शेक जो वर्ब है उसकी तीनों फॉर्म पता हुआ तो इजीली बता ही सकता है। तो ये जो वर्ब है ना बच्चे, कभी टाइम निकाल के ये भी याद करना, इंग्लिश में ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, यदि एक ही वर्ड का पता है ना, पूरा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है, मैंने देखा शुक्ड होता ही नहीं, शेक्ड भी नहीं होता, वाहिल सी शेकिंग अकेला आता ही नहीं, आईएनजी फॉर्म इजमार इसके साथ आती है, तो गिवन ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ भी। न मेरे को हिंदी बनाने की ज़रूरत है ना कुछ और, सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर देखा और उससे ही बता दिया क्या ठीक है क्या गलत है, ठीक है। तो आप थोड़ा इस टाइप से भी करना सीखे क्वेश्चंस को, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, इडियम है बच्चे, A real white elephant, रियल वाइट एलिफेंट, वास्तविक सफेद हाथी, क्या मतलब है इसका, वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस, ठीक है, बहुत महंगा लेकिन यूजलेस चीज, उसको क्या कहते हैं, रियल वाइट एलिफेंट। सफेद हाथी का मतलब क्या है, बहुत महंगा होता है लेकिन वो यूजलेस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, टू पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बच्चे, पंचुएट का मतलब है पंचुएशन, पंचुएशन क्या होती है, देखो बच्चे, ये कुछ एक सिंबल आपने देखे होंगे, फुल स्टॉप है, कोमा है, एक्सक्लेमेशन है, इंटरोगेटिव साइन है। तो पंचुएशन का मतलब है भाई क्या चीज़ कैसे बोलनी है, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कोमा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, पंचुएशन, ठीक है। विराम चिन्ह मतलब आप जो लगाते हैं ना उसको कहते हैं पंचुएशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, फिर तो हमें तो बहुत ही इजी हो गया ये, डू यू नो है, डू यू नो है, डू पहले आया हेल्पिंग वर्ब, तो लास्ट में ये आना था, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप है, गलत होगा। डू यू नो द डायरेक्शन टू शांति चौक, डू यू नो, अब यहाँ पे कोमा लगाने की तो जरूरत नहीं थी, ये तो मतलब डू यू नो द डायरेक्शन, कोमा जब दो चीजें ऐसे दे रखी हो तब कोमा लगाती, इसने तो एक ही सेंटेंस में कोमा लगा दिया, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ये सिंपल है, ये ठीक है। क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले हुआ है तो वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मैं ऐसे कर दूंगी, इंटेरोगेटिव साइन लगा दूंगी, क्लियर। नेक्स्ट देखो, कंडीशनल सेंटेंस है बच्चे, ठीक है, वो फिल करनी है। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होंगे, यदि इफ क्लोज में फर्स्ट फॉर्म या पांचवी फॉर्म है तो नेक्स्ट में विल फर्स्ट आएगा। इफ क्लोज में सेकंड फॉर्म है तो वुड फर्स्ट आएगी। इफ क्लोज में हैड थर्ड है तो वुड है वो थर्ड आएगी, ठीक है। फिर तो इजी हो गया बच्चे। विल हर्ट,
विल फर्स्ट या तो पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म। यदि सिंगुलर है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है लगाते हैं, है ना, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे यू प्लूरल है तो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी स्क्वीज, ये ऑप्शन हो गया। ये आईएनजी है, ये एसआईएस है, यहाँ पे सी होता तो ये आ जाता, ठीक है, लेकिन अपना सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, यानी स्क्वीज आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द एंटोनिम ऑफ फ्रीबीज। फ्रीबीज का मतलब है वीक, कमजोर, ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बच्चे पावरफुल, ठीक है। तो फेंट, बेहोश, वीक, कमजोर, और फ्रीबीज क्या क्या मतलब है, कमजोर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पावरफुल। क्लियर, शक्तिशाली, ठीक है। तो बच्चे आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप समझ आए होंगे। फिर भी समझ ना आए हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।